बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, तेहरान की गलियों में शोर और एहतजाज की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इस हलचल के पसे पर्दा एक पुराना खेल भी चल रहा है और वो अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ है, जो दहाइयों से ईरान की सियासत और अंदरूनी हालात पर असरअंदाज हो रहा है। 60 की दिहाई में ईरान के जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को इक़्तिदार से हटाने और रज़ा शाह पहलवी के इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और फिर ईरान के इस्लामी इनकलाब को नाकाम बनाने की कोशिशों तक अमेरिका का ईरान की सियासत में अमल दखल गैर मामूली तौर पर नुमाया रहा। और अब अमेरिका ईरान में अपना ये असर रसूख फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुजाहिरों के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खबरदार किया कि इस्लामी जमहूरिया तखरीबकारों के सामने नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि हालिया वाकयात का मकसद अमेरिका को खुश करना है और ये मुजाहिरे मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने जोर दिया कि हुकूमत अवामी एहतजाज को जायज तस्लीम करती है, मगर फसाद और तखरीबकारी के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि मगरबी मीडिया मुजाहिरों की शिद्दत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि सोशल मीडिया पर AI के जरिए बनाई गई तस्वीर और मनाजिर फैलाए जा रहे हैं ताकि मुजाहिरों का हजम और शिद्दत बढ़ाकर दिखाई जा सके, और इजराइल इन सरगर्मियों की पुष्टपनाही कर रहा है। गुज़श्ता साल ईरान और इजराइल के दरमियान झड़पों ने सूरत हाल में मजीद पेचीदगी पैदा कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया, जिससे यह जाहिर हुआ कि ईरान में किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए बैरूनी मुदाखलत जरूरी होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह वाज़ेह किया है कि मुजाहिरों में शामिल तकरीबकार इजरायली रहनुमाई में सरगर्म है और हुकूमत उनसे निमटने के लिए अपने इदारों को मुतहर्रिक कर रही है। ईरानी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवामी एहतजाज और फसादी अनासिर में फर्क रखने के लिए मुतहर्रिक है, जिसके बायस बड़ी तबाही से बचाव मुमकिन रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के मुजाहिरों के हवाले से एक से ज्यादा बयानात जारी किए, जिसमें उन्होंने सख्त कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि ईरान की हुकूमत बड़ी मुसीबत में है, उन्होंने अगर अपने शहरियों को मारा तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब ईरान में मौजूद हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो हजारों साल की कुर्बानियों के बाद कायम होने वाले निजाम के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी साजिश के सामने नहीं झुकेगी। मुल्क में जारी मुजाहिरों और अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान अपने दाखिली मसाइल को खुद हल करने का ख्वाह है और खारजी दबाव के बावजूद मुल्क में बड़े पैमाने पर हुकूमत की तब्दीली का इम्कान फिलहाल महदूद दिखाई देता है। इस पूरे मंजरनामे से यह वाज़ेह होता है कि ईरान की मौजूदा दाखिली हालात को आलमी मंजरनामे से अलग करके देखना मुमकिन है कि नहीं। इसी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर जावेद राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ। सबसे पहले फैसल शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अगर देखा जाए ईरान के अंदरूनी मसाइल के हवाले से कहा यह जाता है कि 20 शहरों के अंदर एहतजाज जारी है और उस एहतजाज का कला कमा करने के लिए उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी झड़पें हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ मनाजिर कल के ये भी थे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग हुए कि आयतुल्लाह अली खामनाई के हक के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रैलीज निकाली हैं, जिसको मगरबी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। तो अंदरूनी मामलात को क्या आप बैरूनी मुदाखलत भी समझते हैं या कुली तौर पर ईरान का अंदरूनी मसला? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखें, एक मुश्किल जिंदगी तो गुजार रहे हैं ईरानी, और काफी अरसे से गुजार रहे हैं, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये वो मुल्क है जिसने कई दिहाइयों की सैंक्शंस के बावजूद बड़ी तरक्की की है। मैं खुद ईरान में रहा हूं और मुझे वहाँ के हालात पता है। जो उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, जो उनकी कुव्वत है इकोनॉमिक हिसाब से, माशी हिसाब से, वो कई उन मुल्कों से बेहतर है जो कि सैंक्शंस में नहीं है। तो ईरानी बहुत मेहनती लोग हैं, मेहनती कौम है और मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त शोरिश हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 47 साल पहले भी जो रेवोल्यूशन आया था, उसमें शुरू में ये एक माशी प्रोटेस्ट ही था वो भी, और माशी रेवोल्यूशन था जिसको फिर एक आइडियोलॉजिकल टर्न दिया गया और फिर उसके नतीजे में जो वहाँ की बादशाहत थी वो ख़त्म हुई। तो ये इस वक्त भी एक माशी रेवोल्यूशन है और लोगों के जायज़ मुतालबात है जिसको ईरानी हुकूमत ने तस्लीम किया है। लेकिन इसके अंदर जो शरपसंद अनासिर हैं जो कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईरानी हुकूमत कहती है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव साइन क्या है?
देखिए, पॉजिटिव साइन ये है कि इसके बावजूद कि ये शोरिश तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुकी है, कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं है हुकूमत में, कोई डिफेक्शन नहीं है हुकूमत में, कोई अलग ग्रुप कायम नहीं हुआ है, कोई पुलिस फौज में किसी किस्म की कोई डिफेक्शन नहीं है। जबकि जो 47 साल पहले रेवोल्यूशन था उसमें इस किस्म की डिफेक्शंस हो गई थी और उसके बाद फिर हुकूमत मजबूर हो गई थी, बादशाहत मजबूर हो गई थी मुल्क की बागडोर छोड़ने के लिए। तो अभी तक जो हुकूमत है वो कायम है, अपनी जगह पे मजबूत है और वो मुकाबला कर रहे हैं। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका, वो लोगों से बातचीत करने को भी तैयार है, वो लोगों को समझा भी रहे हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने सारा निज़ाम हुकूमत चल रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा है कि जी जो बैरूनी मुदाखलत है उसको रोका जाए, क्योंकि बैरूनी मुदाखलत ना सिर्फ ये कि जो नहीं नज़र आने वाली है वो है, बल्कि नज़र भी आ रही है हमें, जिस तरह की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं, US से आ रही हैं, इसराइल से आ रही हैं, और जिस तरह का सोशल मीडिया पे कंटेंट चलाया जा रहा है जो कि उसके बिल्कुल बरक्स है जो कुछ वहां पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, US ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि जो लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई ऐसे साइंस नहीं है तीनों तरफ से। मैं शाह साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। जो आपने मंजरनामा बयान किया है और आपने 47 ईयर्स जो पहले का मंजरनामा था उसका भी हवाला दिया, मैं इस पे स्टांस राना साहब का भी ले लूँ। राना साहब, अब मौजूदा मंजरनामे में 47 साल पहले का होने वाला एहतजाज और अब का एहतजाज, उसमें ज़मीनी हक़ाइक़ किस हद तक मुख्तलिफ हैं और उसको ट्रीट करने का जो अंदाज ईरानी हुकूमत का है, क्या वो बजा है? देखिए, जो उनके मईशत की प्रॉब्लम है वो तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ईरान के ऊपर मगरब ने, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनको बिल्कुल एक इकोनॉमिकली एक चौक किया हुआ है। आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द लीडिंग रीजन। और बाकी बात यह कि मज़ारे इस किस्म के पहले भी होते रहे हैं, हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको देखने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी फौज हो, अगर वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है और किसी आइडियोलॉजी के पीछे है, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन वो स्ट्रांग होगी, उनके अंदर डिफेक्शंस नहीं होगी इस वक्त तक। और मेरे ख्याल में जो पहले भी ईरान की इसराइल के साथ जंग हुई है, जो उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, दे आर इंटैक्ट, उनके अंदर कोई डिफेक्शन नहीं और ना डिफेक्शन होने वाली है। और इन मज़ारों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ऐसी मंजरकशी की जा रही है कि जैसे चंद दिनों में इसराइल हमला कर देगा, अमेरिका हमला कर देगा और सूरत हाल बदल जाएगी। इसराइल को मार पड़ी थी, ठीक है, ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ था, लेकिन चूंकि इसराइल एक छोटा मुल्क है और जिस स्केल के ऊपर ईरान ने नुकसान पहुंचाया, इतना आसान नहीं होगा कि इसराइल एकदम फिर हमला कर दे। और जब तक वो अमेरिकन को इन्वॉल्व नहीं करते, अगर फॉरेन इंटरवेंशन हो भी जाती है तो ईरान की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत का जो फॉल होना इतना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये जो मज़ारे हैं, कुछ टाइम लग सकता है, दे वुड सबसाइड। लेकिन आप इस जो हमाकत है अमेरिका की और इसराइल की, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। उस खित्ते के अंदर एक ऐसी स्टेट मौजूद है जो एक्सपेंड कर रही है, 7-8 मुल्कों पे उसने ऑलरेडी हमला किया है। और याद रखें, अगर खुदा ना खास्ता इरानियन गवर्नमेंट जो है फॉल होती है, तो जो कि इसराइल के सामने एक किस्म की दीवार बनी हुई है, उसका अगला निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान के खिलाफ टैक्टिक्स मुख्तलिफ होंगे। ये कि न्यूक्लियर स्टेट है, वो हमारे इंटरनली जो क्योस है उसको क्रिएट करेंगे और उनकी ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है। आप इसको ये समझ लें कि इसराइल के बॉर्डर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के साथ आ जाएंगे। तो इसलिए ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और मैं यहां तक कहूंगा कि बिहाइंड द सीन मिलिट्री सपोर्ट की भी जरूरत होगी। अगर खुदा ना खास्ता इसराइल और या अमेरिका की हमाकत करता है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है, उसमें हमें कतई तौर पे अपने इंटरेस्ट को फोरगो नहीं करना चाहिए। देखें, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि ईरान और अफगानिस्तान, ये दोनों आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं, आपकी उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, एंड इजराइल सिंपली डजंट फील कंफर्टेबल विद। तो हमें किसी भी स्केल के ऊपर दरपर्दा या अदरवाइज
टूल नहीं बनना चाहिए इन हुकूमतों को खत्म करने में। सही। और जो ब्रॉडर पिक्चर है वो यही है कि ये मज़ारे हकीकत है, उनको वहाँ पे बहुत बड़े मसाइल हैं मईशत के, और मेरा ख्याल ये है कि सूनर लेटर इरानी गवर्नमेंट इन मज़ारों को किसी न किसी तरह मैनेज कर लेगी, और ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जी कि देखिए अगर आप मुजाहिरीन पे आपने जो है उनकी खिलाफ कोई यूज़ ऑफ फोर्स किया बड़े पैमाने के ऊपर तो हम इंटरवेंशन करेंगे। और अगर वो डेमोक्रेसी की बात करें, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करें? अमेरिका तो किसी का ना कानून को समझता है ना वो डेमोक्रेसी उनका मसला है। उनका बुनियादी देखें इस वक्त इस बुनियादी मसला अमेरिका का ये है कि वो श्रिंक तो कर रहा है लैटिन अमेरिकन स्टेट में, लेकिन एक चीज उसकी एक्सेप्शन है, इसराइल को उसने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ज़ियोनिस्ट नेटवर्क ने पूरे के पूरे निजाम को, व्हाइट हाउस को, वेस्टर्न गवर्नमेंट को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है। अब जो पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनली इतनी ज्यादा इसराइल के खिलाफ हो गई है, उसकी वजह से नो दे आर ऑन डिफेंसिव, लेकिन इस लेवल पे डिफेंसिव नहीं है कि इसराइल का एजेंडा फॉलो ना करे। सही, ठीक है। मैं राणा साहब, आपने जिन पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू की, फैसल शाह साहब से इस बारे में बात करना चाहूंगा। फैसल शाह साहब, सबसे पहले आपने कहा कि तीनों की तरफ से कोई ऐसे साइन नहीं है कि हमला किया जा सके या वो हमला करने वाले हैं, तो ट्रंप के बयान को आप अज़र तफन्नुन लेते हैं कि उन्होंने जो कहा कि मैं हमला कर दूंगा या अमेरिका हमला कर देगा अगर इनके ऊपर फोर्स जो है अप्लाई की गई? दूसरी बात यह है कि सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया था $7 की तमाम शहरियों को जब तक हालात बेहतर नहीं होते, तो क्या वो सब्सिडाइज जो रकम थी वो कम थी जिसकी वजह से इनके अंदर शिद्दत आई है, या उसके मामलात कुछ और दिखाई देते हैं? देखिए, जहां तक ट्रंप की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि मैं हमला नहीं करूंगा बल्कि मुदाखलत करूंगा, और उन्होंने कहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम वहां मुदाखलत करेंगे जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होगी ईरान। सर, रेडी एंड लॉक्ड जो है हो सकती है वो सर, लॉक्ड का लफ्ज मुदाखलत में आता है सर? नहीं, लॉक्ड का मतलब यही है ना कि वो बिल्कुल फोकस है इस वक्त ईरान पे और तैयार बैठे हुए हैं। ठीक, तो वो डिप्लोमेटिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। ठीक, उसमें जरूरी नहीं है कि वो इसमें बाकायदा तौर पे मिलिट्री हमला करें। और देखें, जहां तक वेनेजुएला के साथ अगर कोई ताल्लुक जोड़ा जा रहा है कि वेनेजुएला से ईरान को मैसेज मिला है और उस तरह का कोई ऑपरेशन यहाँ हो सकेगा, मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा फर्क है। ईरान की जो फौजी ताकत है वो वेनेजुएला के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ईरान जिस रीजन में रहता है उस रीजन में और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि ईरान के दोस्त हैं, हलीफ हैं, और उनमें ताकत भी है। तीसरी चीज ये कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, बल्कि वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, और उनकी रिलीजियस फॉलोइंग ना सिर्फ ईरान में है बल्कि ईरान के बाहर भी। तो जरा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है यूएस के लिए ईरान में उस तरह की कार्रवाई करना जिस तरह की वेनेजुएला में की गई है, और या फिर बाकी लैटिन अमेरिका के मुल्कों में 1989 में भी की गई थी। तो उस तरह की जरा मुश्किल है यहाँ पे करना। हाँ, बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चलाना है या कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है या इकोनॉमिक सैंक्शंस को मजीद टाइट करना है, ये चीजें जरूर उनके हाथ में है जो कि वो कर सकते हैं। ठीक, उनके हाथ में है जो कर सकते हैं। राणा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी तौर पर नैरेटिव बनाया जा रहा है, जितने भी बड़े आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स उठा के देख लें या सहाफ़ती जरीदे देख लें, उसमें यही बात की जा रही है कि ईरान के ऊपर मजीद तन्हाई भी मुसल्लत हो सकती है और अंदरूनी तौर पे चेंज आ सकता है। तो उस नैरेटिव पे दीगर ममालिक की आरा क्या होंगी? देखिए, ये ओबामा के दौर में भी और इस किस्म के मज़ारे हुए थे, तो इसी किस्म के उनके बयानात आ रहे थे। देखिए, इंटरनेशनली जो भी नैरेटिव बन रहा है, ईरान के बारे में एक नेगेटिव शेड दिया जाता है पूरे मगरब के अंदर, और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने जो सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर प्रॉक्सीज को जो है प्रमोट किया मिडल ईस्ट के अंदर, और जो एक बदकिस्मती से एक बड़ा फेक नैरेटिव डेवलप किया जाता है जो इसराइल करता है कि जो पूरी का पूरा मसला है जो इस फ़लस्तीन का, ये दहशतगर्दी का है और इस दहशतगर्दी के पीछे ईरान है। यह बिल्कुल मिसलीडिंग नैरेटिव है। जो बुनियादी मसला है वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी का है और वो
उनके ऊपर जो है 70-80 साल से कब्जा किया हुआ इसराइल ने। ईरान जो है उसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे दूसरे ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान को आइसोलेट करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ईरान किसी न किसी फॉर्म में वेपन सप्लाई करता था, फंडिंग देता था बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स को फ़लस्तीन के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए और जो फ़लस्तीनी हैं उनको गज़ा से और वेस्ट बैंक से इन्हें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ से उनको सोमालीलैंड और बाकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में वहाँ पे भेजा जाए। ये उनका असल प्लान है और जो पब्लिकली एक इंटरनेशनली नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि नहीं, ईरान का असल मसला ईरान है फ़लस्तीन के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो जो नैरेटिव है इसराइल का वो बिल्कुल पूरी तरह इंटरनेशनली जो है फारग हो चुका है। जो जेनोसाइड है वो लाइव स्ट्रीम हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इट हैज कंप्लीटली टर्न्ड अगेंस्ट अपार्थाइड इसराइल। तो ब्रॉडर पिक्चर ये है कि जो अभी जो सूरत डेवलप हो रही है यूरोप के अंदर आप ऐसी चीजें सुनेंगे, वो आपको इसराइली जो स्टांस है उसको इंडोर्स करते हैं। अमेरिका की के अंदर ये चीज मौजूद है, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आपकी ईरान के साथ क्या दुश्मनी है। यानी अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर जो है वो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है। मुखालिफ आवाजें अगर मुखालिफ आवाजें होंगी तो क्या अमेरिका के अंदर पूरा निजाम जो है वो लपेट दिया जाएगा? ये एक बुनियादी उनसर है कि मगरबी मीडिया के अंदर क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। जावेद राना साहब और फैसल शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। ताइवान के मामले के ऊपर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग के बारे में नरम लहजा इख्तियार करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी जानिब वो ये दावा भी करते हैं कि उनके दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ये बज़ाहिर एक पुरएतमाद बयान है, मगर आलमी सियासत में ऐसे जुमले अक्सर हकाइक से ज्यादा ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ताइवान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी, अमेरिका की हालिया अस्करी कार्रवाइयां और चीन का सख्त होता मौक़िफ़ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि चीन ने अगर ताइवान की मौजूदा हैसियत में कोई यकतरफा तब्दीली की तो वो उस पर सख्त नाखुश होंगे। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने गुज़श्ता माह ही ताइवान को अरबों डॉलर मालियत का असलहा फराहम किया, जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मजीद हसास बना रहा है। चीन की नजर में ताइवान एक अलहदा मुल्क नहीं बल्कि उसकी अपनी सरजमीन का हिस्सा है। बीजिंग दहाइयों से एक चीन के उसूल पर जोर देता आया है और यह वाज़ेह कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल का रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब ताइवान की अपनी मुंतखब हुकूमत है, वहां की क़यादत की मौक़िफ़ रखती है कि जजीरे के मुस्तकबिल का फैसला उसके अवाम को करना चाहिए। यही तजाद इस तनाज़े को महज सिफारती इख्तलाफ की बजाय एक मुमकिना आलमी बहरान में तब्दील करता है। इस पूरे मंजरनामे में एक नया उनसर वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई है। चीन ने इन इकदामात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमेरिका पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। चुनाचे चीन की जानिब से ताइवान को कारी ज़र्ब लगाने की धमकी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। बीजिंग ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जजीरे पर आज़ादी के हामी अनासिर ने अगर कोई ऐसी हरकत की जिसे रेड लाइन उबूर करना समझा गया तो चीन फैसलाकुन इकदाम करने से गुरेज नहीं करेगा। यह जुबान महज सिफारती दबाव नहीं बल्कि उस फौजी हिकमत अमली की याद दहानी भी है जिस पर चीन गुज़श्ता कई बरसों से खामोशी से काम करता आया है। दूसरी जानिब अमेरिका की पोजीशन बज़ाहिर मुबहम मगर अमली तौर पे वाज़ेह है। वाशिंगटन ताइवान को तस्लीम तो नहीं करता मगर अपने कवानीन के तहत उसे दिफाई सलाहियत फराहम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। यही वजह है कि ताइवान को असलहे की फराहमी और सियासी हिमायत का सिलसिला जारी है जिसे चीन अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देता है। चीन के लिए ताइवान का मामला सिर्फ जुग्राफियाई नहीं बल्कि कौमी शनाख्त और तारीखी बयानी का हिस्सा है। ऐसे में किसी भी बैरूनी इकदाम या फिर मिसाल को वो अपने बयानिए के हक में या खिलाफ